गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हीट ट्रीटमेंट पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हीट ट्रीटमेंट में हम जानेंगे एनिलिंग के बारे में और साथ ही साथ नॉर्मलाइजिंग के बारे में। चलिए तो जल्दी से आइए सभी लोग, एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है या नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं हीट ट्रीटमेंट। एक बार सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं, साउंड वगैरह सब कुछ परफेक्ट है या कहीं कोई प्रॉब्लम है। सभी लोग एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है या नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं हीट। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है श्याम, वेरी गुड, सब मस्त है। चलिए बहुत अच्छे, सब मस्त है, तो ये तो काफी खुशी की बात है। तो बच्चे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हीट ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर हमें कोई मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, उस पर कुछ वर्किंग हो चुकी है, तो वर्किंग होने के बाद उसमें कुछ स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल से एक एग्जांपल लिया था हमने कोल्ड वर्किंग का, और मैंने आपको बताया था कि जब कोल्ड वर्किंग की जाती है तो ग्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है, उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो शेप चेंज होने की वजह से डक्टिलिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, लेकिन स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई वर्कपीस है, अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है जिसमें स्ट्रेस जनरेट हो गए हैं और इन स्ट्रेसेस को हम रिमूव करना चाहते हैं या कुछ और प्रॉपर्टीज हम गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, ठीक है। जैसे कि बाय नेम मैंने आपको बताया था, हम एनेलिंग की बात करते हैं, नॉर्मलाइजिंग की बात करते हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ हम केस हार्डनिंग की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, हम एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक किसी वर्कपीस को गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने के बाद उस टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए इसे होल्ड करके रखते हैं और फिर अलग अलग मीडियम में इसकी कूलिंग की जाती है, ठीक है। तो गर्म करना, उस टाइम पर इसे थोड़े टाइम के लिए रखना, और फिर जैसे ही हम कूलिंग रेट का वेरिएशन करते हैं, जो मेन यहां पर प्रॉपर्टीज का चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, कूलिंग रेट की वजह से आता है, ठीक है। कूलिंग रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम फर्नेस कूलिंग की बात करते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब फर्नेस कूलिंग जब की जाती है तो ये सबसे स्लोएस्ट कूलिंग होती है, ठीक है। फर्नेस में जब किसी वर्कपीस को ठंडा करते हैं, फर्नेस कूलिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि जिस फर्नेस में आपने वर्कपीस को गर्म किया होगा उसी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और फर्नेस कूलिंग सबसे स्लोएस्ट कूलिंग होती है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो कौन सा होता है, कोर्स परलाइट हमें मिलता है, ठीक है। तो जब हम एनिलिंग की बात करेंगे, एनिलिंग में भी जो कूलिंग की जाती है ये सबसे स्लोएस्ट कूलिंग होती है, यानी कि यहां पर हम जो कूलिंग करते हैं वो फर्नेस कूलिंग करते हैं, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कौन सा होगा, वो कोर्स परलाइट होगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि एनिलिंग में जो कूलिंग की जाती है वो कूलिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये फर्नेस कूलिंग यहां पर करते हैं और स्ट्रक्चर हमें जो मिलता है ये आपका कोर्स परलाइट मिलता है, ठीक है। जनरली जो हम बात करते हैं फुल एनिलिंग के द्वारा इसे डिफाइन करते हैं। चलिए, तो हीट ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज गेन करने के लिए किसी वर्कपीस को गर्म करते हैं, उस टेम्परेचर पर कुछ टाइम तक होल्ड करके रखा जाता है और फिर एक रिक्वायर्ड मीडियम में, ठीक है, इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो बेसिक अगर हम बात करें हीट ट्रीटमेंट का क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर हीट ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो क्या रहेगा, हीटिंग ए मेटल और एलॉय टू वेरियस डेफिनिट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं, उस टेम्परेचर तक इसे गर्म करते हैं और फिर कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा जाता है, ठीक है। डेफिनिट टेम्परेचर होल्डिंग दीज फॉर वेरियस टाइम ड्यूरेशन एंड कूलिंग एट वेरियस रेट, ठीक है। पहले गर्म करते हैं, फिर उस टेम्परेचर पर तक होल्ड करके रखा जाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज आपको गेन करनी है उसके अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर पर वर्कपीस को लगातार बनाए रखते हैं और फिर एक रिक्वायर्ड मीडियम में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर ठंडा होने की हम बात करेंगे
तो फर्नेस कूलिंग हम कर सकते हैं, एयर कूलिंग हम कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑयल कूलिंग कर सकते हैं, वाटर कूलिंग कर सकते हैं, ब्राइन कूलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा वर्कपीस को ठंडा कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट वही बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल हीटिंग एंड कूलिंग डिटरमाइन नॉट ओनली द नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट बट ऑल्सो द ग्रेन साइज। ठीक है, ये गर्म करने और ठंडा करने से क्या होता है, जिस तरह का ग्रेन हम बनाना चाहते हैं उस तरह का ग्रेन बनेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारी प्रॉपर्टीज आपकी कवर की गई होंगी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि ये आपको पढ़कर रखना है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर भी आपको छोटा मोटा कंफ्यूजन आने वाला है। रीजन क्या है, अगर आप डक्टिलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, ब्रिटलनेस के बारे में नहीं जानते हैं, हार्डनेस के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आने से क्या एडवांटेज आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फिर अगर हम बात करें पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड वर्किंग करने से, ठीक है, कोल्ड वर्किंग क्या है, सिंपल आप बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर आप हैमरिंग करते हैं, कोई भी फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। और कोल्ड वर्किंग करने से क्या हुआ था, पिछली क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था कि ग्रेन कैसे हम मानकर चलते हैं, इक्वी एक्स्ट। अगर आप ग्रेन्स की बात करोगे तो आप कैसा मानकर चलते हो, इनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, और ये कैसे होते हैं, इक्वी एक्स्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई कंपोनेंट लिया और मैं माइक्रोस्कोप से इसे ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, तो बिफोर कोल्ड वर्किंग क्या रहेगा, अगर मैं इसके ग्रेन्स ऑब्जर्व करता हूं तो ग्रेन इसके कुछ इस तरह से होंगे, और इसे हम क्या बोलते हैं, इनकी जो शेप होती है कैसी मानकर चलते हैं, स्फेरिकल और इक्वी एक्स्ट ग्रेन। ठीक है, इनकी शेप कैसी मानकर चलते हैं, स्फेरिकल शेप हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, कैसे हैं, एक सिंपल बॉल की तरह है। लेकिन जब कोल्ड वर्किंग की जाती है तो ग्रेन कैसे हो जाते हैं, डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। तो ग्रेन आपके कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो ग्रेन्स के इस फॉर्म में आने की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, हार्डनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन डक्टिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी सिंपली क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। ठीक है, तो स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, डक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो आपका मटेरियल है, ठीक है, जिसकी हार्डनेस बढ़ गई है, यहां पर क्या हुआ है, कोल्ड वर्किंग करने से इसकी हार्डनेस भी बढ़ गई है। ठीक है, तो आप इसकी हार्डनेस कम करना चाहते हो। ठीक है, यहां पर इसकी हार्डनेस बढ़ गई है, अब आप क्या करना चाहते हो, हार्डनेस कम करना चाहते हो, मटेरियल को सॉफ्ट करना चाहते हो, डक्टिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, हीट ट्रीटमेंट आप करोगे। और हीट ट्रीटमेंट में भी कौन सी प्रोसेस होती है, बेसिकली ये आपकी एनेलिंग रहने वाली है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू रिमूव और रिलीव स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बाय कोल्ड वर्किंग और नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनेलिंग करते हैं। अगर वर्कपीस में स्ट्रेसेस जनरेट हो गए हैं और आप इन स्ट्रेसेस को रिमूव करना चाहते हो, तो कौन सी प्रोसेस बेसिकली हीट ट्रीटमेंट की आप प्रीफर करोगे, तो ये आप करने वाले हो एनेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार सीधा पूछा गया है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आप यहां पर आपको सीधा याद रखना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप समझ भी जाओगे कि इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके सीधे सीधे आंसर आपको याद रखने। ठीक है, अगर स्ट्रेसेस को आप रिमूव करना चाहते हो तो आप कौन सी प्रोसेस करोगे, एनेलिंग करोगे। किस तरह से करते हैं उसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, फुल एनेलिंग किस तरह से की जाती है, प्रोसेस एनेलिंग किस तरह से की जाती है, उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले सिंपली याद रखना है कि अगर स्ट्रेसेस को आप रिमूव करना चाहते हो तो कौन सी प्रोसेस आप करने वाले हो, एनेलिंग आप इसमें करने वाले हो। ठीक है, सेकंड देखिएगा, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द मटेरियल फॉर इंप्रूव वियर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ हार्डनेस और स्ट्रेंथ के इंक्रीज करने की बात करते हो, ठीक है, हार्डनेस क्या होता है बेसिकली, जैसे हार्डनेस इंक्रीज करेगी, अगर कंपोनेंट की हार्डनेस इंक्रीज करती है तो उससे क्या होता है,
वियर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। भाई जब हम हार्डनेस को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और वियर, ठीक है, घिसाव कम हो पाता है, ठीक है, उस पर डेंट वगैरह कम बन पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हार्डनेस इंक्रीज करना चाहते हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सी प्रोसेस करने वाले हो, हार्डनिंग आप करने वाले हो, ठीक है। लेकिन जब हम हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग करने से एक प्रॉब्लम होती है, मटेरियल के अंदर ब्रिटलनेस के गुण भी, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा आती हैं। जब आप हार्डनेस करते हो, ठीक, हार्डनेस इंक्रीज करते हो, हार्डनिंग जब आप करते हो, तो हार्डनिंग करते समय क्या होता है कि जो वर्क पीस है इसकी ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ब्रिटलनेस क्या होती है आप अच्छे से समझते होंगे। तो हार्डनिंग के साथ साथ हमें हमेशा क्या करनी पड़ती है, टेम्परिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसकी हार्डनेस तो बनी रहे लेकिन जो ब्रिटलनेस आ गई है वो कम हो जाए। इसके लिए हार्डनिंग के तुरंत बाद ज्यादातर क्या की जाती है, टेम्परिंग की जाती है, ठीक है। अगर आप बात करते हो स्ट्रेसिस को रिमूव करने की तो आप क्या करोगे, एनिलिंग करोगे। अगर आप बात करोगे हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की तो आप क्या करने वाले हो, यहां पर हार्डनिंग करने वाले हो, ठीक है। सिंपल से कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखने हैं। चलिए, तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि मशीनिंग ऑपरेशन जो किए जाते हैं, ठीक है, ये किस तरह के वर्कपीस पर हम कर सकते हैं। किस तरह के वर्कपीस से यहां पर मतलब है कि उसके अंदर कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये हार्ड होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, या ये सॉफ्ट या डक्टाइल होना चाहिए। ये आप अच्छे समझते हो कि अगर आप मशीनिंग ऑपरेशन करना चाहते हो, अगर आप मशीनेबिलिटी की बात करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए वर्कपीस कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होना चाहिए। यानी कि एनिलिंग बेसिकली जो लाती है वर्कपीस में, ठीक है, वो क्या लेकर आती है, वर्कपीस को सॉफ्ट कर देती है, उसे डक्टाइल बना देती है, जिससे उसकी मशीनेबिलिटी भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, या उसकी मशीनिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी, और मशीनेबिलिटी इंप्रूव किससे होती है, एनिलिंग के द्वारा होती है। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट करने के क्या पर्पज हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेसिस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, और हीट ट्रीटमेंट में भी कौन सी प्रोसेस आप करते हो, एनिलिंग करते हो। फिर मैंने आपको बताया कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, और हीट ट्रीटमेंट में भी आप कौन सी प्रोसेस करते हो, हार्डनिंग की बात करते हो। फिर मैंने आपको बताया कि मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप हीट ट्रीटमेंट करते हो, और इसके लिए एनिलिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो मैंने आपको भी बताया कि टू सॉफ्टन द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और कोर्स परलाइट कैसा होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। अगर आप कोर्स परलाइट की प्रॉपर्टीज याद करोगे तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल ही होता है, ठीक है। और एनिलिंग करने से मैंने आपको भी बताया कि एनिलिंग जब हम करते हैं तो सबसे स्लोएस्ट कूलिंग रेट रखते हैं, यानी कि फर्नेस कूलिंग की हम बात करते हैं, और स्ट्रक्चर हमें जो मिलता है वो कोर्स परलाइट मिलेगा। और कोर्स परलाइट कैसा है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल है, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप एनिलिंग करोगे, तो सॉफ्टन द मटेरियल आप क्या करने वाले हो, एनिलिंग करने वाले हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट की अगर आप बात करोगे, टू डिक्रीज हार्डनेस एंड इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस, ठीक है। आप इन दोनों को इंक्रीज करना चाहते हो, डक्टिलिटी को भी बढ़ाना चाहते हो, टफनेस आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, टेम्परिंग करते हो, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स देखिएगा, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। ये सिंपल इसके पर्पस हैं, और ये समझ लो कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें आपको कोई समस्या है? ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ पर्पज और देखिएगा इसमें क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे कटिंग टूल हम लेकर चलते हैं, तो कटिंग टूल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज हम किसके द्वारा लेकर आते हैं, ये भी हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा लेकर आते हैं, ठीक है। भाई ऐसा तो नहीं है आपकी कटिंग टूल में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। कटिंग टूल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है।
तो कटिंग टूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज लेकर आना है, ये आप किससे लेकर आते हो, हीट ट्रीटमेंट से लेकर आते हो। ठीक है, सातवां पॉइंट देखिएगा, टू चेंज और मॉडिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल सच एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल वही है कि आप जो प्रॉपर्टीज लाना चाहते हो वो हीट ट्रीटमेंट से बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, आठवां पॉइंट कहता है एलिमिनेशन ऑफ H2 गैस डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग पिकलिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच कॉजेज ब्रिटलनेस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वर्क पीस है इसके अंदर अगर H2 हाइड्रोजन गैस एंट्रैप्ड हो गई है तो इसके द्वारा इसमें क्या आती है, ब्रिटलनेस आ जाती है, और आप इस H2 गैस को रिमूव करना चाहते हो तो किसके द्वारा कर सकते हो, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्पस हैं जो आपको हीट ट्रीटमेंट के लिए याद रखना है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो हीट ट्रीटमेंट में प्रोसेस हम करने वाले हैं ये आपकी कौन सी है, एनेलिंग। सबसे पहली प्रोसेस आप हीट ट्रीटमेंट में जो करने वाले हो ये कौन सी होती है, ये होती है एनेलिंग। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये सारा क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फुल एनेलिंग समझ लेते हैं। एक डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और फिर फुल एनेलिंग को एनेलिंग के साथ रिलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चे आयरन कार्बन डायग्राम मैं आप सभी लोगों को बनाना सिखा चुका हूं। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी पिक्चर लेता हूं आयरन कार्बन डायग्राम की, और इसके द्वारा मैं रिलेट करूंगा फुल एनेलिंग को, ताकि फुल एनेलिंग आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो डायग्राम सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये आपका 0.008 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरह से चला गया। ठीक है, और यहां तक जो मैंने बनाया है ये सिर्फ कार्बन की परसेंटेज 2 तक बनाया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, वेट परसेंटेज कार्बन, ये आपको अच्छे से याद होगा। और वर्टिकल एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद होगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ लाइनें इस पर बताई थी, कौन कौन सी लाइनें होती हैं। तो देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि यहां पर हाइपो और हाइपर कहां रहने वाला है। ठीक है, हम बेसिकली यहां पर स्टील की बात कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि यहां तक कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी। देखते हैं कितने लोगों को याद है पुराना। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि यहां पर कार्बन की परसेंटेज कितनी रहने वाली है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कि A1 लाइन यहां पर कौन सी होती है। ठीक है, तीसरा आपको बताना है कि A2 लाइन कहां पर होती है। फिर आपको बताना है कि A3 लाइन कौन सी होती है, और फिर आपको बताना है ACM लाइन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले आयरन कार्बन डायग्राम का एक छोटा सा हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद फुल एनेलिंग को इसी के द्वारा हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहां पर देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो बच्चे अगर इस टेम्परेचर की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं यहां का टेम्परेचर देखता हूं तो ये टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसी को ही कहा जाता है A1 लाइन या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। अगर आप इस टेम्परेचर की बात करोगे, इस कार्बन परसेंटेज की बात करोगे तो ये होती है 0.8। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं टेम्परेचर देखता हूं तो ये रहने वाला है 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो लाइन होती है इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को कहा जाता है A1 लाइन, या शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम LCT, या हम क्या बोल सकते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं A3 लाइन। ये आपकी होती है A3 लाइन, जिसे हम लिखते हैं UCT, यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन।
ठीक है, लेकिन किसके लिए? अगर 0.8 से कम कार्बन की परसेंटेज है तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। और 0.8 से अगर ज्यादा परसेंटेज है तो आप इसे क्या बोलते हो? हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ये चीज आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या होती है? ACM। और ये लाइन किसके लिए होती है? हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए। और अगर A3 लाइन की हम बात करते हैं किसके लिए होती है? ये आपकी होती है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए। ठीक है, अगर इस लाइन की आप बात करते हो किसके लिए होती है? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए। और अगर आप इसकी बात करते हो किसके लिए होती है? हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए। यूटेक्टोइड स्टील के लिए। ठीक है, कौन सी लाइन? अपर क्रिटिकल यानी कि UCT लाइन। चलिए, तो बच्चे फुल एनेलिंग में हम क्या करते हैं? ठीक है, फुल एनेलिंग में जो वर्क पीस को गर्म किया जाता है, ठीक है, ये हम करते हैं 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। ये जो रेड लाइन मैंने अलग से बनाकर दिखाई है, ठीक है, ये बेसिकली हमें बताती है कि जब हम फुल एनेलिंग करते हैं, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि हीट ट्रीटमेंट में किसी वर्कपीस को एक टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई है। ठीक है, और ये पूरा जो जोन मैंने अलग से करके बनाया है, ठीक है, जो ये लाइनें बनाकर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, जो ये शेडेड पोर्शन मैंने यहाँ पर बनाया है, ये हमें बेसिकली क्या बताता है? ये हमें बताता है कि फुल एनेलिंग में जो वर्कपीस है, जो हमारी स्टील है, इसे किस तरह से हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो फुल एनेलिंग में क्या किया जाता है? जो हमारा हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है, ठीक है, इसे 30 to 60 डिग्री सेल्सियस गर्म हम करते हैं अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को फुल एनेलिंग करते समय कहां तक गर्म किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, ये नीचे वाली लाइन हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, और मैं इतनी बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, यानी कि फुल एनेलिंग करते समय हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हम गर्म करते हैं अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और कितना? 30 to 40-60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जनरली 50 डिग्री सेल्सियस एग्जामिनर कह देता है, लेकिन ये टेम्परेचर रेंज होती है, ये आपको याद रखना है। कितना? 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। किसके ऊपर? अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर द हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखोगे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की अगर आप बात करोगे तो इसे गर्म किया जाता है अबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और कितना? 30 से 60 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको करेगा जब एग्जाम में आप देखोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फुल एनेलिंग में हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को गर्म किया जाता है। ठीक है, वी हीट द हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, कितना? अबाउट द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, कितना? 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा किसके ऊपर? अबाउट द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए अबाउट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और कितने ज्यादा? 30 से 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। प्रद्युमन सर जी, डेली क्लास चलता है क्या और चलेगा तब सारे सब्जेक्ट की ओनली मटेरियल साइंस का? ठीक है प्रद्युमन, अभी आपकी बीच में क्लासेस बंद हो गई थी मटेरियल साइंस की, मैं आपको मटेरियल साइंस के बारे में ही बता सकता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, स्टूडियो वगैरह का भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, और क्लास आपके बीच में कुछ बंद हुई है। ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि क्लास रेगुलर चले और मटेरियल साइंस आपका कंप्लीट हो। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चलना है, क्या चलना है, वो सारा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता सकता हूं कि मटेरियल साइंस आपका मैं कोशिश करूंगा कि कोई छुट्टी ना हो, रेगुलर चले। ठीक है, मैं सिर्फ आपको मटेरियल साइंस के बारे में भी बता सकता हूं, बाकी क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा,
ये सारा जो डिसीजन मैनेजमेंट का होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बाकी मोस्टली सब्जेक्ट आपके, मोस्टली क्या, ऑल सब्जेक्ट आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। रिवाइज करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो कंटेंट अपने आप में इतना ज्यादा है कि उसे कवर करने में ही आपको काफी टाइम लगने वाला है, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा कि लगभग, मुझे जो लगता है लगभग 550 से 600 घंटे की क्लासेस आपकी पहले से ही पड़ी हुई हैं। तो एक बार मुझे बताओ कि आपका एडमिशन कब का है और कितने सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हो, ठीक है। चलिए पहले यही देख लेते हैं कि आपका एडमिशन कब का है और आप कितने सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हो। बोलो भाई प्रदुमन, आप कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो। रोहित, थर्मो कंप्लीट, वेरी गुड। मैकेनिक सोम, ठीक है। टॉम टॉम फ्लूइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। प्रदुमन, तुम्हारी स्पीड भी काफी अच्छी है। तो सोम टॉम फ्लूइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ साथ आप कंप्लीट करो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करो, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस याद रखिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो आपके 1 2 3 और 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं मेजर, बहुत अच्छी बात है। थर्मो भी कंप्लीट करो, अप्रैल में एडमिशन लिए थे, ठीक है। ठीक है, आप काफी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, जनरली जो टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं वो नॉन टेक को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नॉन टेक भी आपको साथ ही साथ लेकर चलना है। नॉन टेक में आपका रीजनिंग है, जीएस है, ठीक है। दोनों ही चीज को आपको साथ ही साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो अभी आपका मटेरियल साइंस होगा, इसके बाद क्या कहानी रहेगी वो सब बाद में देखा जाएगा। चलिए, तो फुल एनालिंग के लिए एक एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। लाइन वाइज पूरा इसे समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि आप बाद में से अच्छे से पढ़ सको। तो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर कि फुल एनालिंग में हाइपोइयोटेक्टोड स्टील को हम गर्म करते हैं अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, फुल एनालिंग is accomplished by heating the hypoeutectoid steel above the upper critical temperature। क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको डीआरडो में थोड़े मार्क्स से फाइनल, ठीक है, कोई नहीं, ये बड़ी अच्छी बात होती है, आप सारे एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। आपका देखिएगा, कुछ मार्क्स अगर आपके कम रह जाते हैं किसी एग्जाम के लिए तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। सारे फॉर्म भरते जाओ, पेपर देते जाओ, ठीक है। और आप कट ऑफ के कितना पास हो, ठीक है, क्या कमियां हैं, उस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। तैयारी करते समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो क्या होती है कि आप किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, आपको ये भी देखना है कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं लग रहा है तो उसका क्या रीजन है, ठीक है।
कितना इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, क्या कमियां हैं, आपको बेसिकली अपनी कमियों पर काम करना है। आपने डीआरडीओ का एग्जाम दिया, ठीक है, फिर आपने आकर एनालाइज करा, उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई एग्जाम देते हो, कोई टेस्ट देते हो या कुछ भी आप पढ़ते हो, उसकी एनालिसिस नहीं करोगे अच्छे से कि आपकी क्या कमियां रही हैं, उस पर काम नहीं करोगे, तो आपको इंप्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। आपको देखना है कि सोम के इतने क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन मैं बना लेता हूं, ठीक है, लेकिन मैं थ्योरीज ऑफ फेलियर में जाकर फंस जाता हूं, ठीक है, थिन सिलेंडर में जाकर फंस जाता हूं, या एसएफडी बीएमडी में फंस जाता हूं। इस चीज पर आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है कि आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, यहाँ गलतियां होती हैं, यहाँ मैं अच्छे से कर पाता हूं, सारी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। और कितना आपका गैप है, मान लिया आपकी मेरिट जाती है 100 नंबर का पेपर था और 80 पर मेरिट लगी है, आपके नंबर 70 है, 75 है, या एसएससी जेई का जैसे 200 है, ठीक है। तो आपको देखना है कि टेक्निकल पोर्शन में आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितना कर सकते हो, ठीक है, नॉन टेक में कितना कर रहे हो, कितना कर सकते हो, हर चीज को आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि बस टेस्ट देकर आए या कोई पेपर देकर आए, दिया, उठाकर रख दिया, ठीक है, आंसर की आई, नंबर मिलाए, ठीक है, अरे इतने से रह गया या ये, ठीक है, वो नहीं करना है। आपको घर आकर पेपर को देखना है, ठीक है, एनालाइज करना है, कौन से क्वेश्चन, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप घर आकर पेपर देखोगे, ये हर एक बच्चे के साथ है, ठीक है, ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। अगर आप पेपर में बैठकर पेपर 70 मार्क्स का सोल्व करते हो, तो घर आकर आप उसी पेपर को 80 नंबर का सोल्व कर दोगे। ये खास बात होती है और सभी के साथ होती है, ठीक है। वहां पर कुछ गलतियां आपसे होंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होते होंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए होंगे, आपकी स्पीड कम रही होगी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट लगभग 10 नंबर का जानता है, लेकिन उसकी गलतियों के कारण वो या तो उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है, या गलत कर देता है, या XYZ जो भी रीजन है, ठीक है। तो ये 10 नंबर हर किसी के पास होते हैं और 10 नंबर आप किसी ना किसी गलती के कारण चूक जाते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है, ठीक है, और अपने आप को क्या करते जाना है, लगातार इंप्रूव करना है, ठीक है, चेक करते जाना है कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, मेरिट कहां चल रही है, क्या हमारी गलतियां हैं, ठीक है, किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई। तो मैंने क्या आपको बताया कि फुल एनालिंग जो की जाती है जनरली, चलिए देखिएगा, तो फुल एनालिंग में हमने क्या किया, ठीक है, हाइपोयूटेक्टोड स्टील अगर 0.8 से कम कार्बन की परसेंटेज है तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोयूटेक्टोड स्टील को। और ये लाइन हमें क्या बताती है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, इसके लिए हाइपोयूटेक्टोड स्टील के लिए। और यह टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, ये आपका होता है 30 to 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कितना होता है, इन प्रैक्टिस द स्टील is heated about 30 to 60 degree Celsius above the upper critical temperature। बोलो भाई, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए या इसमें कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल से पॉइंट है। फुल एनालिंग की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें किसी वर्कपीस को, किसी मटेरियल को गर्म करना होता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितना हमें गर्म करना है, ठीक है। तो गर्म करने के लिए मैंने आपको एक टेम्परेचर जोन दिखाया है, ठीक है, इसके लिए फुल एनालिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि 0.8 से कम अगर कार्बन की परसेंटेज है तो इसमें बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोड स्टील। और यहां पर हमने हाइपोयूटेक्टोड स्टील को गर्म करा अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये कितना होता है 30 to 60 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा रहेगा किससे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से। बोलो भाई, इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये आपका 30 to 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा किससे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से।
चलिए, तो गर्म करने के बाद फिर हम क्या बात करते हैं, फिर इसे ठंडा करने की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी कूलिंग हम जो करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फुल एनेलिंग एनेलिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर कूलिंग हम बेसिकली जो करने वाले हैं ये हम फर्नेस कूलिंग करने वाले हैं। ठीक है, इट इज देन slowly cooled in a furnace। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फुल एनेलिंग हम करते हैं तो वर्क पीस को ठंडा किया जाता है कहां पर। ठीक है, ये किस तरह से हम ठंडा करते हैं, तो फर्नेस कूलिंग की हम बात करेंगे और यहां पर हमें क्या मिलता है, कोर्स परलाइट मिलता है। यहां पर हमें जो मिलने वाला है ये कोर्स परलाइट मिलने वाला है। ठीक है, स्लोली कूलिंग की हम बात करेंगे, फर्नेस कूलिंग की हम बात करेंगे और यहां पर हमें कोर्स परलाइट मिलने वाला है। ठीक है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि बच्चे जब वर्क पीस को यहां पर गर्म किया गया होगा, ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जब हम वर्क पीस को गर्म करते हैं तो आप जानते हो पूरा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या रहने वाला है तो आप क्या बोलोगे, यहां पर गामा ऑस्टेनाइट होता है। अगर मैं पूरे इस रीजन की बात करूंगा, इस फेज की बात करूंगा, तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली गामा ऑस्टेनाइट। यहां पर क्या होता है, गामा ऑस्टेनाइट होता है। ठीक है, तो वर्क पीस को जब गर्म करते हैं, ठीक है, हाइपोइलेक्ट्रोड स्टील यहां पर है, जब इसे गर्म कर रहे होंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, गामा ऑस्टेनाइट वाले रीजन में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही गामा ऑस्टेनाइट हमें मिलता है, ये क्या करता है, ठीक है, इट डिस्ट्रॉयज ऑल स्ट्रक्चर दैट हैव एग्जिस्टेड बिफोर हीटिंग। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट क्या करेगा, द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट डिस्ट्रॉयज ऑल स्ट्रक्चर दैट हैव एग्जिस्टेड बिफोर हीटिंग। ठीक है, यहां पर किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहां पर ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन होने वाली है। और फिर मैंने आपको ट्रिपल टी वाले कर्व बताए थे। ठीक है, हमने वर्कपीस को गर्म किया, हमें क्या मिला, गामा ऑस्टेनाइट मिला। ठीक है, फिर गामा ऑस्टेनाइट को हम क्या करने वाले हैं, ठंडा करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कोर्स परलाइट मिलेगा। अरे याद है ना, ये ट्रिपल टी कर्व मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहां पर गामा ऑस्टेनाइट मिला और फिर इस तरह से आपका ये कर्व बनते हैं और फिर इस तरह से स्लोली कूलिंग जब हम करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, कोर्स परलाइट मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन होती है तो इससे पहले का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक नया स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग के कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट डिस्ट्रॉयज ऑल स्ट्रक्चर दैट हैव एग्जिस्टेड बिफोर हीटिंग। The formation of austenite destroys all structure that have existed बिफोर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें अगर किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो बिल्कुल बताइएगा। बाकी फुल एनेलिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको फुल एनेलिंग के लिए याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि किस तरह से गर्म करते हैं, हाइपोइलेक्ट्रोड स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। फिर इसके बाद स्लोली कूलिंग की जाती है, कहां पर, फर्नेस में की जाती है। क्या मिलता है, कोर्स परलाइट मिलता है। और जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर ऑस्टेनाइट मिलता है। ठीक है, और ऑस्टेनाइट बनने से जो पुराना स्ट्रक्चर था वो अपने आप ही खत्म हो जाता है और इसके बाद एक नया स्ट्रक्चर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है फुल एनेलिंग। ठीक है, तो एनेलिंग बेसिकली बच्चे क्या है, एक बार देख लेते हैं। अगर एनेलिंग की हम सिंपल बात करें तो एनेलिंग प्रोसेस, एनेलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज टेकन टू ए हाई टेम्परेचर। जैसा कि हमने अभी देखा, मटेरियल को क्या करते हैं, एक हायर टेम्परेचर तक लेकर जाते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा फुल एनेलिंग के केस में कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया। ठीक है,
30 to 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मतलब तो समझते होंगे ना। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप कितना ज्यादा गर्म करने वाले हो? सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने 30 से 60, तो ये 980 से लेकर कितना हो गया 1010। ठीक है, तो ये एक रेंज हमें मिल गई। भाई मैंने कहा कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 950 है। ठीक है, आप इसे कितना ज्यादा गर्म करना चाहते हो? 30 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे गर्म करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर +30 हम करते हैं तो 980, और अगर +60 करते हैं तो 1010। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर रेंज आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। बाकी जब आप ये कर्व देखोगे तो यहां पर लगातार क्या है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता है 9-10। ठीक है, इसके बाद ये पूरा वेरिएशन आप देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया कि 30 से 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का क्या मतलब यहां पर रहने वाला है। ये याद नहीं करना है, सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया है कि इसका मतलब यहां पर क्या रहने वाला। तो क्या है बेसिकली बच्चे यहां पर, एनेलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज टेकन टू ए हाई टेम्परेचर, केप्ट देयर फॉर सम टाइम एंड देन कोल्ड इन फर्नेस। ठीक है, एक टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, कुछ समय के लिए वहां पर होल्ड करके रखते हैं, और यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी कूलिंग। कूलिंग यहां पर जो की जाने वाली है ये फर्नेस कूलिंग की जाने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर इसकी जो कूलिंग की जाने वाली है वो फर्नेस कूलिंग की जाने वाली है। ठीक है, यह सिंपल आपको याद रखना है कि कूलिंग जो करते हैं कैसे करते हैं, स्लोली कूलिंग की हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो एनेलिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो स्ट्रेसिस हैं, कोल्ड वर्किंग से जो स्ट्रेसिस आ गए हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। दूसरा, सॉफ्टनेस आ जाती है। डक्टिलिटी एंड टफनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और जिस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है वो माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। तीन चीजें आपको बेसिकली यहां पर याद रखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीव स्ट्रेसिस, अगर सिंपल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्ट्रेसिस को रिमूव करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो आप एनेलिंग की बात करते हैं। सॉफ्टनेस के लिए, डक्टिलिटी के लिए आप कौन सी प्रोसेस की बात करते हैं, आप एनेलिंग की बात करते हैं। और एनेलिंग में भी कौन सी होती है, फुल एनेलिंग की आप सबसे पहले बात करते हैं। फुल एनेलिंग किस तरह से करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि एनेलिंग और फुल एनेलिंग ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एनेलिंग और फुल एनेलिंग ये आपके क्लियर हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो भाई, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे यहां पर होता है प्रोसेस एनालिंग। ठीक है, तो एक बार पहले प्रोसेस एनालिंग समझ लेते हैं किस तरह से की जाती है, फिर आते हैं इसके थ्योरी वाले पार्ट पर। चलिए, नेक्स्ट बच्चे आपकी होती है प्रोसेस एनालिंग। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोसेस एनालिंग की जाती है ऐसे कंपोनेंट पर, ऐसे वर्कपीस पर जिसमें कार्बन की परसेंटेज लेस देन 0.25% होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसेस एनालिंग, ठीक है, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसे सब क्रिटिकल एनालिंग भी या पार्शियल एनालिंग भी से कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस एनालिंग या पार्शियल एनालिंग भी इसी को कहा जाता है, या पार्शियल एनालिंग भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि प्रोसेस एनालिंग ऐसे कंपोनेंट, ऐसे वर्कपीस की जाती है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, लेस देन 0.25%। ठीक है, प्रोसेस एनालिंग is done for a component
in which the percentage of carbon is less than 0.25%। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हम करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, या सिंपल हम बोल सकते हैं लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील के लिए या सिंपल हम बोल सकते हैं लो कार्बन स्टील। ठीक है, फिर बात आती है कि यहां पर जो वर्क पीस को गर्म किया जाता है वो कहां तक हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक रफ सा डायग्राम हम देख लेते हैं कि यहां पर वर्क पीस को जो गर्म किया जाता है वो कहां तक किया जाता है। तो बच्चे अगर सिंपली मैं बात करूं, ठीक है, ये नीचे वाली जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपकी जो लाइन होती है ये A1 लाइन होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, LCT, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, और यहां जो वर्क पीस को हम गर्म करने वाले हैं कुछ इस जोन में गर्म करने वाले हैं। ठीक है, कितनी कार्बन परसेंटेज के लिए, लेस देन 0.25%। और कहां तक गर्म करते हैं, इन प्रोसेस एनेलिंग वर्क पीस इज हीटेड बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। सिंपल आपको याद रखना है कि यहां पर वर्क पीस को कितना गर्म किया जाता है, इन दिस वर्क पीस इज हीटेड बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, क्या लिख सकते हो, इन दिस workpiece is heated below the lower critical temperature line। ठीक है, दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, कार्बन की परसेंटेज किस कंपोनेंट पर करते हैं जहां पर कार्बन की परसेंटेज लेस देन 0.25% रहने वाली है। दूसरा, वर्क पीस को कहां तक गर्म किया जाता है। ठीक है, ये हिस्सा आप देख सकते हो, यहां पर हम क्या करते हैं, वर्क पीस को गर्म करते हैं। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस एनेलिंग टेम्परेचर जोन। प्रोसेस एनेलिंग टेम्परेचर बोलो भाई। ठीक है, ये आपकी हो जाती है प्रोसेस एनेलिंग। ठीक है, अब देखिएगा क्या पॉइंट और इसमें है। तो प्रोसेस एनेलिंग, आफ्टर कोल्ड वर्किंग द मेटल कैन बी सॉफ्टन्ड बाय प्रोसेस एनेलिंग और रिक्रिस्टलाइजेशन टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड वर्किंग। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो गए हैं, ठीक है, इन्हें रिमूव करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रोसेस एनेलिंग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस एनेलिंग कहां पर करते हैं, जहां पर कार्बन की परसेंटेज लेस देन 0.25% रहने वाली है, या माइल्ड स्टील के लिए और लो कार्बन स्टील के लिए आप हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए आप प्रोसेस एनेलिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसमें नेक्स्ट बच्चे आता है आइसोथर्मल एनेलिंग। ठीक है, फिर आइसोथर्मल एनेलिंग में आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल एनेलिंग से क्या होता है। ठीक है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, किस तरह से करते हैं, हीट अबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट एंड हेल्ड फॉर सम टाइम, देन रैपिडली कूल टू ए टेम्परेचर 600 to 700 डिग्री सेल्सियस and is held at this new temperature until the austenite is completely decomposed to form perlite। ठीक है, finally cooled in steel air। अब अंतर क्या है, ठीक है, अंतर क्या है, यहां पर भी लिखा है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करना है फिर ठंडा करना है। अंतर क्या है, तो जब आप देखोगे ध्यान से कि फुल एनेलिंग जो की गई थी, ठीक है, इसमें वर्कपीस को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म तो किया गया, लेकिन सीधा हमने ठंडा करा, धीरे धीरे फर्नेस में हमने इसे ठंडा किया। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिला
जो मेन खेल यहां पर रहने वाला है, किस तरह से आप गर्म करके ठंडा करते हो, ये मेन फैक्टर रहने वाला है। ठीक है, फुल एनलिंग में आपने गर्म करके फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ा तो आपको एक माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ये स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, आइसोथर्मल एनलिंग में जब आप देखोगे, इसे गर्म तो किया गया, इसे गर्म तो किया गया, लेकिन दो पार्ट में ठंडा किया गया है। ठीक है, आइसोथर्मल एनलिंग में दो पार्ट में इसे ठंडा किया गया है। पहले पार्ट में इसकी रैपिड कूलिंग करते हैं, कितने टेम्परेचर तक, 600 to 700 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, पहले इसे गर्म किया गया, गर्म करने के बाद इसे ठंडा करते हैं 600 to 700 डिग्री सेल्सियस, रैपिड कूलिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से, रैपिड यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसे तेजी से ठंडा किया है। तो दो पार्ट में हमने इसे ठंडा किया, पहले इसे हमने रैपिड कूल किया 600 to 700 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, हमने इसे इस टेम्परेचर तक गर्म किया होगा, गर्म करने के बाद फिर हमने इसकी क्या की, रैपिड कूलिंग कर दी, कहां तक आ गए, 600 to 700 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और फिर क्या किया, फिर इसे धीरे 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 ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और फाइनली हमें क्या मिलता है, ठीक है, परलाइट, फाइनली कोल्ड इन स्टील एयर। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, स्टील एयर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में हमने कूलिंग की है, पहले हमने इसकी रैपिड कूलिंग की, पहले हमने यहां पर इसकी रैपिड कूलिंग की, और फिर हमने स्टील एयर। स्टील एयर आप समझते ही होंगे, जब हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो दो तरह से होता है, एक आपका होता है नेचुरल और एक आपका होता है फोर्स्ड। ठीक है, स्टील एयर का मतलब यहां पर क्या है, जो एयर है उसमें किसी तरह का फैन या ब्लोअर लगाकर आपने हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, स्टील ठहरी हुई है, जैसे कि आप रूम में बैठे हुए हो, पंखा वंखा सब कुछ बंद कर दें, ठीक है, तो वो एयर कहलाती है स्टील एयर। ठीक है, आप फैन लगाकर एयर के मास फ्लो रेट को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर हमने सिंपल यूज किया है स्टील एयर का। तो आइसोथर्मल एनलिंग करने से क्या हुआ, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसे दो पार्ट में करते हैं। ठीक है, पहले रैपिड कूलिंग की जाती है 600 to 700 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर इसके बाद स्टील एयर में, ठीक है, यानी कि ठहरी हुई हवा में ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी आइसोथर्मल एनलिंग। प्रोसेस एनलिंग में कहां तक गर्म करते हैं, बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और ये आपका क्या रहता है, ये आपका टेम्परेचर जोन यहां पर रहने वाला है। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग। स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग, ठीक है, तो एनलिंग है, सारी चीजें वही रहने वाली है, 3 स्टेप में करेंगे। पहले गर्म करते हैं, फिर उस टेम्परेचर पर कुछ टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा, स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग। स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, 3 स्टेप में होती है। पहला क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज हीटिंग द कोल्ड वर्क डिस्टिल टू ए टेम्परेचर बिटवीन 500 and 550 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, ब्लो इट्स रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर तक, या आप बोल सकते हो ब्लो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। ठीक है, यहां पर ये टेम्परेचर रेंज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसे 1 से 2 घंटे तक इसी टेम्परेचर पर होल्ड करके रखते हैं। द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स होल्डिंग द स्टील कंपोनेंट एट दिस टेम्परेचर फॉर 1 to 2 आवर्स। ठीक है, 1 से 2 घंटे तक इसी टेम्परेचर पर इसे होल्ड करके रखा जाता है। और तीसरा क्या है, द फाइनल स्टेप इज टू कूल द स्टील कंपोनेंट टू रूम टेम्परेचर इन एयर। और बाद में इसे ठंडा हम करते हैं कहां पर, हवा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इसके लिए याद रखनी है। ठीक है, चलिए
स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग के बाद बच्चे आपका बचता है नॉर्मलाइजिंग। तो एक बार मैं नॉर्मलाइजिंग एक डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूं और फिर इसमें क्या पॉइंट है वो समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है आपका इसमें नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका टेम्परेचर रहने वाला है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और अगर इसकी आप बात करोगे तो यहाँ पर वेट परसेंटेज कार्बन रहने वाला है। ठीक है, ये कार्बन की परसेंटेज 2 पॉइंट, क्योंकि हम सिर्फ स्टील की बात कर रहे हैं। आगे बच्चे अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें बेसिकली है क्या, नॉर्मलाइजिंग करते समय, ठीक है, जो वर्कपीस को हम गर्म करते हैं ये हम करते हैं अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर hypoeutectode steel and above the upper critical temperature for hypereutectode steel। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो टेम्परेचर रेंज रहने वाली है ये रहने वाली है। क्या मैंने आपको बताया है? ठीक है, सबसे पहला क्या है, अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर hypoeutectode steel। दूसरा क्या है, अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर hypereutectode steel। hypereutectode steel कितना, 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना गर्म करना है, फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो कूलिंग की जाएगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हम कूलिंग करते हैं ये कूलिंग एयर में की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मलाइजिंग में जो कूलिंग की जाती है ये कूलिंग एयर में की जाती है। ठीक है, सिंपल अगर आप एनीलिंग का याद रखोगे तो आप याद रखना कि कूलिंग फर्नेस में करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग की अगर आप बात करोगे तो यहां पर कूलिंग की जाती है एयर में। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है, इन नॉर्मलाइजिंग द hypoeutectode steel is heated above the upper critical temperature। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर hypereutectode steel it is heated 30 to 60 डिग्री सेल्सियस मोर देन द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कूलिंग करेंगे एयर में कूलिंग करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, देखिए जैसे आपने कूलिंग रेट थोड़ा सा तेज किया, फुल एनीलिंग में आपने बहुत धीरे धीरे कूलिंग की, ठीक है, तो वहां पर सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी ज्यादा रहेगी। यहां पर कूलिंग थोड़ा उससे तेज है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टील मिलेगा वो ज्यादा हार्डर और स्ट्रोंगर होगा अगर आप कंपैरिजन करते हो फुल एनीलिंग से। ठीक है, तो इन नॉर्मलाइजिंग द स्टील इज हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन द फुल एनीलिंग। ठीक है, जो डिफरेंस आता है क्या आता है कि यहां पर हार्डनेस और स्ट्रेंथ कैसी रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, टू प्रोड्यूस ए हार्डर एंड स्ट्रोंगर स्टील देन फुल एनीलिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग हम करते क्यों हैं, बेसिकली टू प्रोड्यूस ए harder and stronger steel
अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉर्मलाइजिंग हमने क्यों की, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग करने का मेन रीजन, मेन पर्पस क्या है, ठीक है, तो जब हमने एनिलिंग की, ठीक है, वहां पर जो हार्डनेस और जो स्ट्रेंथ मिलने वाली थी, ठीक है, वो कम थी। नॉर्मलाइजिंग में क्योंकि जो कूलिंग रहने वाली है वो एयर में कूलिंग हम करने वाले हैं, तो यहां पर ये दोनों चीजें यानी कि इसकी हार्डनेस और इसकी स्ट्रेंथ जो है ये फुल एनिलिंग से ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, टू प्रोड्यूस ए हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर स्टील देन फुल एनिलिंग, इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं, ये पूरा टेम्परेचर जोन रहने वाला है, ठीक है, above the upper critical temperature for hypoeutectode steel and above the upper critical temperature for hypereutectode steel, ठीक है। सिंपल सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, अगर नॉर्मलाइजिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा एक बार क्या थ्योरी लिखी हुई है। नॉर्मलाइजिंग मेन ऑब्जेक्टिव, रिफाइन ग्रेन, इंप्रूव मशीनेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, रिमूव कोल्ड वर्क डिस्ट्रेसिस, स्ट्रेसिस तो रिमूव होंगे ही होंगे, ठीक है। तीसरा, रिमूव डिसलोकेशन ड्यू टू हॉट वर्किंग। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किस तरह से करते हैं, हीट द स्टील फ्रॉम 30 to 50 डिग्री सेल्सियस अबाउट इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, हेल्ड अबाउट 15 मिनट एंड देन अलाउड टू कूल डाउन इन स्टील एयर, ठीक है। होमोजेनियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए हायर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट स्ट्रेंथ विद लोअर डक्टिलिटी टू स्टील, ठीक है। इसकी डक्टिलिटी क्या करेगी, थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा, टेम्परेचर रेंज के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 30 to 60 मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको 30 to 50 डिग्री सेल्सियस मिल सकता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऑप्शन इस तरह के होंगे, आप इजीली एलिमिनेट करके सही ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर में वेरिएशन कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रेंज ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो आज की कहानी हम नॉर्मलाइजिंग तक ही रखने वाले हैं, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है बिल्कुल मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एनिलिंग पर और नॉर्मलाइजिंग पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका हार्डनिंग, टेम्परिंग और जो केस हार्डनिंग होता है ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है, और आपका हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 3 क्लास इसमें लगेंगी। अगली क्लास में एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो आपका हार्डनिंग एंड टेम्परिंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर एक क्लास में आपका पूरा केस हार्डनिंग चलेगा। केस हार्डनिंग लंबा टॉपिक है, उसमें टाइम हमें लगने वाला है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम उस पर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आपका हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक मुझे बताइएगा अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आज की कहानी को करते हैं फिर समाप्त, ठीक है। मेहनत करते रहो, खुश रहो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, लापरवाही मत करो, ठीक है। और सबसे पहला अपना जो गोल है उसे फिक्स रखो कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग से इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि आपको ये देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं। टेक्निकल पढ़ना आसान नहीं है, टेक्निकल समझना आसान नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उन्हें बेशक प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। रीजन आप समझते ही हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो टफ हैं, रिलेट करना टफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, टेक्निकल के थ्रू जॉब लेना मुश्किल भी है और आसान भी है। जीएस में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। आपको अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको अलग से इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, वो कवर करना होता है। टेक्निकल आपका सबसे पहला लिमिटेड है। आपने अगर एक बार सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, तो क्वेश्चन उसी के बीच में ही रहने वाला है, उससे क्वेश्चन निकलकर कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। टेक्निकल को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये आप एक सर्कल के अंदर इसे लेकर आ सकते हो। लेकिन जीएस का कोई छोर नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। मुश्किल है क्योंकि चीजें टफ हैं, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से दिमाग को खोलकर आपको चीजों को तैयार करना पड़ेगा, इसीलिए टफ है, ठीक है। लेकिन आसान क्यों है, अगर आपने एक बार बेसिक समझ लिया, अगर आपने एक बार चीजों को रिलेट कर लिया, फिर कुछ नहीं है, फिर उसी के आगे पीछे चीजें नाचती रहती हैं, ठीक है। भैया आपने एक बार टेबल सीख ली किस तरह से होती हैं, फिर क्या करना है, फिर तो मल्टीप्लिकेशन करता रहना है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ABCD सीख ली है, ठीक है, ऐसा समझ लो, फिर उसके बाद की कहानी आसान रहने वाली है। तो फर्स्ट टाइम जो बच्चा पढ़ रहा होगा
उसे दिक्कत होने वाली है, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा टफ भी लगेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट को जब तक आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, टेक्निकल कोई भी, ठीक है, कोई भी XYZ टेक्निकल अगर आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट को तो उसमें लगातार कंफ्यूजन और आपको दिक्कतें आने वाली है, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ने के बाद चीजें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तब आपको बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, नो कंफ्यूजन। चलिए फिर आज की कहानी को रखते हैं इतना ही, और मंडे करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है, और साथ ही साथ स्टार्ट हम करेंगे हार्डनिंग एंड टैपिंग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करो, खुश रहो।